Bismillahirrahmanirrahim. I am Rayan Zafar, a passionate biology mentor. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है किंगडम प्लांटी का सेकंड लेक्चर यानी कि डिवीजन ब्रायोफाइटा। आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के जनरल करैक्टर्स क्या हैं और ब्रायोफाइट्स का जनरल लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो आएँ जी अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्रायोफाइटा की डिवीजन में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। हमने कल ये बात डिस्कस की थी। ब्रायोफाइट्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट, पहली बात जो आपकी बुक में लिखी है, दैट इज़ दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स वो पौधे थे, वो प्लांट्स थे जो कि सबसे पहले इस ज़मीन पर, इस कुराए अर्ज़ पर डेवलप हुए। इनसे पहले जो पौधे होते थे, जो प्लांट्स थे, वो समुंदर में उगा करते थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स वो पहला सक्सेसफुल ग्रुप था जो ज़मीन पे आकर बस गया, जो पानी से निकलकर ज़मीन का सफ़र तय कर गया। दीज वर द फर्स्ट प्लांट विच वर इनहेबिटेड ऑन द लैंड। पहले पौधे जो ज़मीन पर अपना गुजर बसर करने में कामयाब हुए आफ्टर एवोल्यूशन, दीज वर ब्रायोफाइट्स। तो आए जी वन बाय वन ब्रायोफाइट्स के करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज एवोल्यूशन, कि ब्रायोफाइट किससे इवॉल्व हुए। तो आपकी बुक बताती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं दीज आर इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ डेवलप हो गया फर्स्ट प्लांट के ग्रुप यानी कि ब्रायोफाइट्स में। ग्रीन एल्जी इज द एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट। ये बात आपको मोस्टली एमसीक्यूज में पूछी जाती है। नंबर टू पे अगर हम देखें तो हैबिटेट, कि आखिर ब्रायोफाइट्स कहाँ पे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट है डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, ऐसे एरिया, ऐसे मकामात, ऐसी लोकेशंस जो कि नंबर वन डैम्प हो। डैम्प का मतलब है नम हो, जहाँ पे पानी मौजूद हो। अगरचे वो लैंड होगी लेकिन वहाँ पे हल्का हल्का पानी मौजूद होगा, मॉइस्चर मौजूद होगा, डैम्पनेस मौजूद होगी, नमी मौजूद होगी। ऐसा क्यों होता है, अभी ही हम लास्ट पॉइंट में जाके इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर टू, दीज आर डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ऐसे एरियाज जहाँ पर शेड होगा, साया होगा, धूप की रोशनी कम से कम होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, ब्रायोफाइट्स को पानी की ज़रूरत होती है, पानी इनके लिए ज़रूरी है, और पानी का दुश्मन है सूरज। सूरज की रोशनी आएगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी एक तो थोड़ा थोड़ा मौजूद हो, नमी हो, डैम्पनेस हो, उसके अलावा शेड हो, ताकि धूप की रोशनी कम से कम पहुँचे। जितनी कम रोशनी होगी उतने बेहतरीन अंदाज में ये सर्वाइव कर जाएंगे। That is the habitat of bryophytes. Number two, इनके बारे में आपकी बुक में एक बात लिखी है, these are poorly adapted to land. ज़मीन पर ये poorly adapted हैं, यानी कि ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं हैं। पहले ये पानी में रहा करते थे, उसके बाद इन्होंने ज़मीन पे अपने आप को आफ्टर एवोल्यूशन ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करने के बाद भी इनके पास वो करैक्टर्स नहीं आए जो आम ज़मीन पर रहने वाले हाईली इवॉल्व प्लांट के पास होने चाहिए। सो दीज आर पुअरली अडेप्टेड टू लैंड। जमीन पर पुअरली अडेप्टेड हैं, मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुली रह नहीं पा रहे। दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस फ्रॉम योर पंजाब टेक्स्ट बुक। ले जी नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग इज टिश्यूज, कि इनके पास कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। टिश्यू क्या होता है जी, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक मजमुआ जो कि खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो टिश्यूज कौन कौन से इनके पास होते हैं, इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। दे डू नॉट हैव जाइलम, दे डू नॉट हैव फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का क्या काम है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर लाजमी जाके देख लें। तो जाइलम और फ्लोएम इनके पास नहीं होते, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। नंबर टू, इनके पास स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज नहीं होते। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत देने वाले, टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल,
ऐसे सेल्स का मजमूआ जो कि पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पौधे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पौधे को स्ट्रेट रखने में मदद करता है। दीज टिश्यूज आर कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज। इसमें कोलेरेनकाइमा टिश्यू आ जाता है, सक्लेरेनकाइमा टिश्यू आ जाता है। इन पौधों के पास ये टिश्यूज नहीं होते। दैट्स वाई मोस्टली ब्रायोफाइट्स जमीन के साथ अटैच होते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मॉसेस, मॉस की फॉर्म में होता है। जमीन के साथ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये बहुत बड़े दरख्तों की तरह या झाड़ियों की तरह या दूसरे पौधों की तरह जमीन से ऊपर उठे हुए नहीं होते, जमीन के बिल्कुल साथ साथ अटैच होते हैं। जमीन में और इनके टॉप पार्ट में बिल्कुल मामूली सा फासला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज नहीं होते, इनकी बॉडी में ताकत नहीं होती कि वो स्ट्रेट खड़ी रह सके। लेकिन नेक्स्ट बात पे अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट बोर्ड पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट, कि इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो जनाब ये पौधे ट्रांसपोर्ट इस तरह से करते हैं क्योंकि ये ज़मीन के साथ अटैच हैं, तो ज़मीन से पानी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई से लो मूव करेगा, पानी बाहर ज्यादा होगा, इनकी बॉडी में कम होगा। डिफ्यूजन के जरिए पानी अपने साथ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को लेकर इनके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगा। एंड नंबर 2 ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के जरिए पानी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को लेकर एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस के जरिए पानी अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दैट्स ऑल ट्रांसपोर्ट इन ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं जी फ्लावरिंग की, कि आखिर इनके पास फ्लावर्स भी होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है नो, ब्रायोफाइट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लावर। क्यों नहीं होते? दीज आर सिंपलेस्ट प्लांट। हमने पहले बात की, दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स, दीज आर लेस इवॉल्व्ड प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी थोड़ी ही देर पहले बिल्कुल मामूली सी एवोल्यूशन के बाद वजूद में आए हैं, अभी ये बने हैं, प्रिमिटिव हैं, इनके पास लेस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। एंड फ्लावर इज अ वेरी 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 कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो फ्लावर इनके पास नहीं होते, सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या होते हैं अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्या होते हैं? इसके बारे में आपको शॉर्ट आता होता है, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। प्लांट्स के एम्फीबियन इन्हें क्यों कहते हैं? तो किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें, एनिमल्स में एम्फीबियन वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी से दूर नहीं रह सकते, समुंदर के किनारे किनारे रहना पसंद करते हैं, पानी वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं, ऐसी सरजमीन पर रहना पसंद करते हैं जहां वाटर मौजूद हो। यही काम इन प्लांट्स में है। प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स के पास ऐसी इनकी कैपेबिलिटी है, इनकी नीड है, इनकी ज़रूरत है कि ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर इन्हें पानी की कमी हो गई तो पानी की कमी की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आखिर इन्हें क्या नीड है पानी की? आए जी देखते हैं। तो इनको ज़रूरत होती है पानी की फॉर देयर रिप्रोडक्शन। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे। मगर इन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये जिंदा नहीं रह सकते। दैट्स वाई because they need water for their asexual reproduction, they cannot live without water. ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। अब जब ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो इसी करैक्टर की बना पर हम कहते हैं these bryophytes are amphibians of plant. प्लांट्स के एम्फीबियंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्यों नहीं रह सकते, क्यों एम्फीबियन ऑफ प्लांट इन्हें कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। लीजिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मेन पार्ट, मेजर पार्ट, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, या यूं कहें जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की
तीनों सब डिविजन्स में यही लाइफ साइकिल का स्टाइल फॉलो होगा, बस थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स का या चंद पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा। तो आइए जी देखते हैं व्हाट इज द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले ये देखें कि लाइफ साइकिल इनका कैसे कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट्स में एक करैक्टर पाया जाता है, द करैक्टर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनका लाइफ साइकिल इस ही करैक्टर पर बेस करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? अल्टरनेशन एक के बाद दूसरे का आना, एक का दूसरे के साथ अल्टरनेट करना, तबादला करना। जनरेशन, जनरेशन कहते हैं नस्ल को, एक नस्ल का, एक खास स्ट्रक्चर्स रखने वाली नस्ल का, एक खास करैक्टर रखने वाली नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ, दूसरी जनरेशन के साथ जिसके करैक्टर्स इससे मुख्तलिफ होंगे, अल्टरनेट करना, तबादला करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू जनरेशंस अल्टरनेट्स विद वन एंड अदर। आपकी बुक की डेफिनेशन के मुताबिक आपको यहां पे शो भी हो रही होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जनरेशन यानी कि मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन और मल्टी सेलुलर हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, एक दूसरी को जन्म देती है, दूसरी पहली को जन्म देती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो जनरेशंस पाई जाती हैं। नंबर वन इज गेमेटोफाइट, नंबर टू इज स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? आइए जी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, आइए जी देखते हैं। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में आपको डिफरेंस आता होता है। मैंने भी आपकी सारी बुक के पॉइंट्स जो हैं कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस यहां पर आपको नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो वन बाय वन देखेंगे कि आखिर गेमेटोफाइट क्या होती है और स्पोरोफाइट क्या होती है। नंबर वन, गेमेटोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। गैमेट्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स। स्पर्म्स का दूसरा नाम इन केस ऑफ ब्रायोफाइट इज एंथीरोजॉइड। एंथीरोजॉइड स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं ब्रायोफाइट के केस में? एंथीरोजॉइड्स। नंबर टू, फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग सेल्स। मेल गैमेट्स आर sperms या एंथीरोजॉइड, फीमेल गैमेट्स आर एग सेल्स। दीज आर द गैमेट्स फॉर ब्रायोफाइट्स। एंड ऐसी जनरेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, दैट जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इसके बरक्स, इसके मुखालिफ स्पोरोफाइट क्या होती है? दिस जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी ऐसी जनरेशन, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे, दैट जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गेमेटोफाइट जो है इट इज हैप्लॉइड जनरेशन। हैप्लॉइड का मतलब है इनके पास क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होगा, एन होगा, 1n होगा। क्रोमोसोम इनके पास डुप्लीकेटेड नहीं होगा, सिंगल होगा। इसके बरक्स स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होती है। स्पोरोफाइट के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2n होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं, डबल होते हैं एज कंपेयर टू गेमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट का मतलब है ज्यादा बेहतर जनरेशन, जिसके पास ज्यादा कंट्रोल हो। इसके बरक्स स्पोरोफाइट इज नॉन डोमिनेंट जनरेशन। अब स्पोरोफाइट नॉन डोमिनेंट क्यों है, गेमेटोफाइट डोमिनेंट क्यों है, थोड़ी देर में आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। गेमेटोफाइट इज कॉन्स्पीशियस जनरेशन। इसके बरक्स स्पोरोफाइट इज लेस कॉन्स्पीशियस जनरेशन। कॉन्स्पीशियस का मतलब है ज्यादा नजर आने वाली। स्पोरोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये एक कॉन्स्पीशियस जनरेशन है। कॉन्स्पीशियस कैसे है? जब हम प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो हमें देखने में जो ज्यादा वाज़े नजर आती है, दैट जनरेशन इज गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो जनरेशन है जब हम आम जिंदगी में, आम अपने एनवायरनमेंट में ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो हमें गेमेटोफाइट जनरेशन सामने वाज़े तौर पे नजर आती है।
जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि नॉन डोमिनेंट है, वाजे नहीं है, लेस कंस्पीशियस है, वो हमें एज कंपेयर टू गेमेटोफाइट लेस कंस्पीशियस या फिर गैर वाजे नजर आती है, मुकम्मल तौर पे ज़ाहिरी तौर पे साफ साफ नजर नहीं आती। दैट्स वाई इट इज लेस कंस्पीशियस एंड गेमेटोफाइट इज कंस्पीशियस जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट जनरेशन। गेमेटोफाइट एक इंडिपेंडेंट जनरेशन है, ये डिपेंड नहीं करती, जबकि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट जनरेशन। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, मुनहसिर है। किस पर मुनहसिर है? इट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड करती है। किस लिए डिपेंड करती है? आपको क्वेश्चन आता होता है, व्हाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे क्यों डिपेंड करती है? तो इसका आंसर आपकी बुक में लिखा है, गेमेटोफाइट प्रोवाइड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन को नॉरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स। स्पोरोफाइट न्यूट्रिएंट हासिल करती है गेमेटोफाइट से। गेमेटोफाइट खुराक बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड उस खुराक से कुछ हिस्सा, कुछ न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कर देती है, मुहैया कर देती है स्पोरोफाइट को। दैट्स वाई स्पोरोफाइट डिपेंड करती है गेमेटोफाइट पर फॉर देयर नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, और अपनी हिफाजत के लिए। दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट एंड गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। इसी करैक्टर की वजह से, क्योंकि गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, तो ये डोमिनेंट है, ये गलबा रखने वाली जनरेशन है, ये ज़्यादा वाज़े या कंस्पीशियस जनरेशन है। जबकि स्पोरोफाइट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पर इन्हिसार करती है, इस वजह से आपने शेर सुना होगा, अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुझको, अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुझको, सहारे इंसानों से इस्तकामत छीन लेते हैं। तो इनसे इनकी इस्तकामत, इनकी साबित कदमी छीन ली गई है। डिपेंडेंट होने की वजह से इट इज़ नॉन डोमिनेंट या कम गलबे वाली जनरेशन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आखिर इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। गेमेटोफाइट की बात करें तो इनकी बॉडी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है इन डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड कैसी होती है? आपको नजर आ रहा है थैलस या थैलॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी में ट्रू लीव्स ना हो, बॉडी डिफरेंशिएट ना हो इनटू ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम्स, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जो कि पत्तों की तरह, लीव्स की तरह नजर आ रहे होंगे। फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, जस्ट नजर आ रहे हैं। स्टेम की तरह नजर आ रहे हैं, रूट्स की तरह नजर आ रहे हैं। रूट्स, स्टेम और लीव्स का प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। दीज बॉडी, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थैलॉइड बॉडी या फिर थैलस। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉसिस की, तो मॉसिस में आप देख सकते हैं, मॉसिस में बॉडी गेमेटोफाइट की डिफरेंशिएट होती है इनटू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। डिफरेंट पार्ट्स में इट इज डिफरेंशिएटेड। रूट्स को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज राइजॉइड। राइजॉइड क्या है? वो पार्ट जिसकी मदद से गेमेटोफाइट जो है वो एंकर हो रही है जमीन के अंदर, धंस रही है जमीन के अंदर, जमीन उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड राइजॉइड। राइजॉइड क्या है? इट इज द एंकरिंग पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट के गेमेटोफाइट का एंकरिंग या फिर दबाने वाला पार्ट जो है, दैट पार्ट इज कॉल्ड राइजॉइड। आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्पोरोफाइट का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्पोरोफाइट में 3 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं बॉडी में, आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज कैप्सूल, नंबर 2 इज सीटा, नंबर 3 इज फुट। फुट क्या है? द एंकरिंग पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट इज कॉल्ड फुट। फुट का वो पार्ट, बॉटम वाला पार्ट, लोअर पार्ट, जिसकी मदद से वो एंकर होगा इनटू गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के अंदर एंकर हो जाएगा, धंस जाएगा, गेमेटोफाइट के साथ अटैच हो जाएगा, दैट पार्ट इज फुट। टॉप पे देखिएगा, कैप्सूल आपको नजर आ रहा है। कैप्सूल क्या है? द स्पोर स्टोरिंग या स्पोर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आपको रेड कलर के जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली स्पोर्स। स्पोर्स
स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल में एक खास स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होती है। कैप्सूल में एक खास स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एट प्रॉपर टाइम एक खास वक्त पे इन स्पोर्स को कैप्सूल से बाहर निकाल दिया जाता है, फैला दिया जाता है। और कैप्सूल और फुट के दरमियान वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड सीटा। द पार्ट बिटवीन कैप्सूल एंड फुट इज कॉल्ड सीटा। ये तीन पार्ट्स स्पोरोफाइट का मुकम्मल स्ट्रक्चर बनवाते हैं। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन लास्ट और सबसे अहम पॉइंट पर डिस्कस करते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि आखिर इनके लाइफ साइकिल में क्या प्रोसेस होता है, किस अमल के तहत इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुकम्मल होती है। बड़ा अहम कंसेप्ट है और गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहली जनरेशन थी जी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो जनरेशन थी दैट इज 2n जनरेशन, दैट इज डिप्लॉयड जनरेशन। इनके पास डबल क्रोमोसोम थे। स्पोरोफाइट ने क्या किया, इन्होंने मियोसिस का प्रोसेस किया। मियोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डॉटर सेल बनाता है, बट लेकिन उन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो यहां पर भी यही हुआ। स्पोरोफाइट इज द पेरेंट्स एंड स्पोर्स जो इसने बनाए, स्पोर प्रोडक्शन इसने की, दैट आर द ऑफस्प्रिंग्स या दैट इज द जनरेशन। तो स्पोर्स मियोसिस के तहत बने। गेमेटोफाइट बनने से पहले स्पोरोफाइट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह गए, 2n से स्पोर्स में n रह गए। ऐसा क्यों हुआ, मियोसिस ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दिया। फिर क्या हुआ, स्पोर्स जर्मिनेट हुए एंड फॉर्म गेमेटोफाइट। स्पोर्स ने अपने आप को जर्मिनेट किया, अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को डेवलप करवाया और एक नई जनरेशन गेमेटोफाइट बनवा दी। गेमेटोफाइट क्या थी, इट इज N stands for it is haploid in nature। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। अब आगे चलते हैं। गेमेटोफाइट के पास दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। आपकी बुक लिखती है these structures are either on same plant or on different plant। या तो ये सेम प्लांट पर दोनों हो सकते हैं या एक प्लांट पर एक, दूसरे प्लांट पर दूसरा हो सकता है। These two structure are एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया क्या हैं? एंथीरिडिया वो स्ट्रक्चर हैं गेमेटोफाइट के जो कि मेल गेमेट्स या फिर स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स बनाएंगे। एंथीरिडिया क्या हैं? दो स्ट्रक्चर्स ऑफ गेमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स दैट प्रोड्यूस मेल गेमेट्स और एंथीरोजॉइड्स बनाने वाले स्ट्रक्चर्स। नंबर 2 आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है? वो स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट का वो पार्ट जो कि फीमेल गमेट यानी कि एग सेल बनाएगा। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, एंथीरिडिया माइटोसिस के जरिए एंथीरोजॉइड्स या फिर स्पर्म सेल्स बनाएंगे, जबकि आर्चिगोनिया उसी माइटोसिस के जरिए एग सेल बनाएगा। क्योंकि माइटोसिस हुई है। माइटोसिस आप जानते हैं क्या है, आपने 9th क्लास में बार डिस्कस की है, 12th क्लास में अगेन डिस्कस कर लेंगे कि आखिर माइटोसिस क्या होती है। ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल में सेम रहता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। देख लें, पेरेंट सेल क्या था? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट क्या थी? इट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होने के बाद इसने जब माइटोसिस की और एंथीरोजॉइड और एक्स सेल बनाए तो एंथीरोजॉइड और एक्स सेल भी 1n हैं या फिर ये भी हैप्लॉइड हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे एज कंपेयर टू पेरेंट, दैट्स व्हाई दे हैव डन माइटोसिस। नहीं जी, फिर क्या होगा? एंथीरोजॉइड या स्पर्म सेल कीमोटैक्सिस करते हुए मूव करेंगे टुवर्ड एक्स सेल। कीमोटैक्सिस क्या है? आपकी बुक ये बात भी लिखती है, कीमो केमिकल्स, टैक्सिस मूवमेंट। केमिकल्स को डिटेक्ट करते हुए मूवमेंट करना किसी खास चीज की तरफ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। आपने टैक्सी से याद रखना है, टैक्सी मूवमेंट करवाती है, तो कीमोटैक्सिस में केमिकल को डिटेक्ट करते हुए, केमिकल को पता लगाते हुए मूवमेंट होगी टुवर्ड समथिंग। तो कीमोटैक्सिस होगी एंथीरोजॉइड
मूव करते हुए जाएंगे टुवर्ड एक्सेल, और इसी पॉइंट पर इन्हें रिक्वायर होता है वाटर। हमने बात डिस्कस की थी कि दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इन्हें इनके रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर होगा। तो देख लें, एंथेरोजॉइड को कीमोटैक्सिस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हुई है, पानी जरूरी है। वाटर होगा तो मूव करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ले जी, एंथेरोजॉइड ने मूवमेंट की, एक्सेल पे जाके लगे, N+N 2N नामी एक स्ट्रक्चर बना, दैट इज जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक्सेल और एंथेरोजॉइड के मिलाप से बनने वाला एक नया स्ट्रक्चर। जाइगोट N+N यानी 2N होगा। 2N का मतलब है डिप्लॉयड होगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल होंगे, एक ज्यादा होगा, डुप्लीकेटेड होगा। आगे चलते हैं। जाइगोट अपने आप को डेवलप कराएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो इज ऑल्सो 2N, क्योंकि यहां पे कोई मियोसिस नहीं हुई, सिंपली यहां पर जर्मिनेशन हुई है, डेवलपमेंट हुई है। एम्ब्रियो आगे मजीद डेवलप होगा, अपने आप को डेवलप करवाएगा, अपनी डेवलपमेंट के बाद एक नई जनरेशन को जन्म देगा। दैट जनरेशन इज स्पोरोफाइट। तो आपने देखा स्पोरोफाइट वो जनरेशन है जो कि एम्ब्रियो से डेवलप हो रही है। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि एम्ब्रियो से प्लांट्स डेवलप होते हैं। दैट्स वाई प्लांट्स या किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दीज आर एम्ब्रियोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एम्ब्रियो से डेवलप हो रहे हैं, एम्ब्रियो से डेवलप हो रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर एम्ब्रियोफाइट। तो इस तरह से इस पूरे सर्कल की फॉर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुकम्मल होती है। एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट करती है, यानी कि इसके बाद आती है गेमेटोफाइट हैप्लॉयड जनरेशन जो कि मल्टीसेलुलर होगी। एक जनरेशन दूसरी के साथ अल्टरनेट कर रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लास्ट पॉइंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फायदा क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए, क्योंकि यहां पर मियोसिस का अमल होता है, मियोसिस की वजह से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए रिकम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे ही नए रिकम्बिनेशन बनते हैं, नए करैक्टर्स एक्वायर होते हैं, जैसे ही नए खुसूसियात एक्वायर होती हैं, एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, वेरिएशन आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, प्लांट्स की बॉडी एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को अडेप्ट कर लेती है, एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने अंदर बहुत सारे नए नए करैक्टर्स पैदा कर लेती है। यह है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फायदा। इनका जेनेटिक मेकअप नया हो जाता है, ऐसे करैक्टर्स आ जाते हैं जो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया हो, आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। नंबर 2, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट्स को हमारी वजह से कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा 3rd नंबर पे आप जानते हैं इल्म को हमेशा फैलाना चाहिए, इल्म की तकसीम करनी चाहिए, इल्म फैलाने से बढ़ता है। तो इल्म को फैलाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और स्पेशली टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कीमती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा उठा सकें। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।